हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। टॉपिक का नाम है स्पेशलिटीज ऑफ केमिकल इक्वेशन, लिमिटेशन एंड देयर रेक्टिफिकेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्पेशलिटीज ऑफ केमिकल इक्वेशन। स्पेशलिटीज से यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग ये है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो उस केमिकल इक्वेशन से क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्पेशलिटीज। लाइक जैसे एक केमिकल इक्वेशन मैंने लिखी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, उससे क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस रिएक्शन से, इस इक्वेशन से मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वही क्या हो जाएंगी इसकी स्पेशलिटीज। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस रिएक्शन से, कि इस रिएक्शन में कौन कौन रिएक्ट कर रहा है और कौन कौन फॉर्म हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमको ये मिल रही है, we get the information about the substance which are taking part in the reaction and formed in the reaction. Substance which are taking part is known as reactant. अगर मैं इसमें बात करूं कि रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर रिएक्टेंट होगा मैग्नीशियम, ये, और ऑक्सीजन। एंड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। तो फर्स्ट हमको क्या पॉइंट मिल गया कि इस रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट है, कोई भी रिएक्शन अगर हम लिखते हैं तो उसमें जो भी रिएक्टेंट होगा या जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा, उसका हमको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा रिएक्टेंट है और कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है। तो ये हो जाती है हमारा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आ जाता है कि क्या इन्फॉर्मेशन हमको मिल सकती है किसी भी, अगर केमिकल रिएक्शन को हम लिख रहे हैं, केमिकल इक्वेशन को हम लिख रहे हैं, तो उससे क्या इन्फॉर्मेशन हमको मिल सकती है। तो सिंपल सा है कि हमको उससे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड उसमें रिएक्ट कर रहे हैं, उस एलिमेंट और कंपाउंड के कितने एटम्स रिएक्शन कर रहे हैं या फॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वी ऑल्सो गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट वेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब कोई भी रिएक्शन है वो मैंने लिखी, तो उसमें मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वेट फाइंड कर सकता हूँ। जस्ट लाइक एन एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट मैंने लिखा, कैल्शियम कार्बोनेट का मास होता है 100 ग्राम, उससे कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और CO2 बन रहा है। ठीक है। तो अब कैल्शियम कार्बोनेट का मास होता है 100 ग्राम। अगर मोलिकुलर मास की बात करें तो इसका मास कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। ये मोलिकुलर मास लिखा हुआ है। देन इससे क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का होता है, ये इसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, 56 ग्राम। और CO2 का मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। अब देखो यहाँ से हमको क्या पता लग गया, ये रिएक्शन मैंने लिखी, हमको ये पता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास जो है कंजर्व रहता है। तो उस लॉ को अगर हम अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 100 ग्राम इसका मास है, तो इधर भी कितना आ रहा होगा, टोटल 100 ग्राम। ठीक है। जस्ट अपन देख सकते हैं, टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का वेट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। ये था हमारा थर्ड पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। In a chemical equation, if any reactant or product is formed in gaseous state, then its volume can also be determined. Means जैसे इसी रिएक्शन की बात करें, यहाँ पर क्या हो रहा है, CO2 हमारे पास गैसियस कंडीशन में बन रहा है, तो इसका वॉल्यूम मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ। कैसे? अब देखो सिंपल सी बात है, हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि अगर हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल का मास है तो उसका हम मोल फाइंड कर सकते हैं। जो हमारे पास मास आया है, इस मास को डिवाइड कर देंगे इसके मोलिकुलर मास से, तो मोल आ जाएगा, और उस मोल को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो इस कंडीशन में CO2 का मास कितना है, 44 ग्राम, उसका मोलिकुलर मास भी कितना आता है, 44 ग्राम। तो सिंपल सा हमारे पास 1 मोल आ जाएगा, और 1 मोल का वॉल्यूम HTP पर कितना होता है, 22.4 लीटर। तो अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन है जिसमें गैसियस रिएक्टेंट है, गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो उसका वॉल्यूम हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको क्या पता लगता है, किसी भी केमिकल इक्वेशन में उस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि जो भी रिएक्टेंट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसकी वैलेंसी का आइडिया हमको लग सकता है। किस तरीके से, जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस 2HCl, तो उससे क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और हाइड्रोजन रिलीज हो गया। अब अगर मैं यहाँ से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देखूंगा, तो ये HCl जो है, HCl से क्या बन गया है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तो इस मैग्नीशियम ने
इसमें से 2 हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर दिया है, या फिर अब डायरेक्टली देखोगे तो मैग्नीशियम यहाँ पर कंबाइंड हो रहा है 2 Cl एटम से, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। तो इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन से, और उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, स्पेशलिटीज ऑफ केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर रेक्टिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन एंड देयर रेक्टिफिकेशन। लिमिटेशन से यहाँ पर क्या मीनिंग है? लिमिटेशन से मीनिंग है कि हमको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन किसी भी केमिकल इक्वेशन से नहीं मिलती है, एंड रेक्टिफिकेशन मतलब उसको हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये होता है लिमिटेशन और रेक्टिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें, वी डू नॉट गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मतलब सिंपली है कि हमको रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनकी फिजिकल स्टेट जो है वो हमको पता नहीं लगती है कि इधर वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैस हैं। तो अब अगर उनकी फिजिकल स्टेट हमको फाइंड करनी है तो हम उसको किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं। द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग देम इन अ ब्रैकेट। तो क्या होता है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन हम लिख रहे हैं और उसमें हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट पता है, तो हम क्या करते हैं, उस फिजिकल स्टेट को ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर देते हैं। किस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे अगर मान लो कोई भी सॉलिड स्टेट में है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो मैं क्या लिख दूंगा, एस लिख दूंगा ब्रैकेट में उसके पीछे। देन लिक्विड स्टेट में तो एल, और गैसियस स्टेट में है तो ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, जी। और एक्यू हम यूज़ करेंगे एक्वा सॉल्यूशन के लिए। एक्वा सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन वाटर। ठीक है, और भी हमारे पास एग्जांपल है, जैसे इफ़ गैस इज इवोल्व इन अ रिएक्शन। अगर रिएक्शन में गैस इवोल्व हो रही है तो उसको हम अप हेडेड एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है रिएक्शन में तो हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं डाउन हेडेड एरो से, या फिर हम सिंपली लिख देंगे पीपीटी। जस्ट इन केस एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका एक्वस सॉल्यूशन हम यूज़ करें, तो हमने क्या लिख दिया ब्रैकेट में, AQ, और CO2 प्लस CO2। अब CO2 किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, तो हमने क्या लिख दिया ब्रैकेट में, G। देन ये क्या बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट किस कंडीशन में है, सॉलिड कंडीशन में, तो हमने क्या लिख दिया ब्रैकेट में S। और वाटर बन रहा है, तो वाटर किस कंडीशन में होगा, लिक्विड में, तो हमने क्या लिख दिया L। नेक्स्ट एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन और NaCl का एक्वा सॉल्यूशन। तो देखो हमने ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एक्वा सॉल्यूशन। दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, AgCl का प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो पीपीटी लिखकर, या फिर डाउन हेडेड एरो भी पुट कर सकते हो, और साथ में क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फिजिकल स्टेट या एक्वा सॉल्यूशन है या गैस इवोल्व हो रही है या पीपीटी फॉर्म हो रहा है वो हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये है लिमिटेशन, फर्स्ट लिमिटेशन, और उसका रेक्टिफिकेशन कि इसको हम रेक्टिफाई कैसे कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। मीन्स हमको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बारे में, उनकी कंसंट्रेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन रिएक्शन से नहीं मिलती है। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन डाइल्यूट और कंसंट्रेट इज रिटन बिलो द फॉर्मूला। जैसे मान लो कोई भी इक्वेशन मैंने लिखी तो हम क्या लिख देंगे, जो भी कंसंट्रेशन है उसकी, उसको रिप्रेजेंट कर देंगे या तो डाइल्यूट से या कंसंट्रेट से। डाइल्यूट मतलब अगर मैं कंसंट्रेशन डाइल्यूट ले रहा हूँ तो, और कंसंट्रेट अगर मैं ज़्यादा अमाउंट यूज़ कर रहा हूँ या कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसकी, तो किस तरीके से लिखेंगे, जस्ट थ्रू एक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस H2SO4 मैंने लिखा, उससे क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 और H2 रिलीज हो जाएगा। अब ये H2SO4 जो है इसकी कंसंट्रेशन मुझे देखनी है कि ये डाइल्यूट यूज़ कर रहा हूँ मैं या कंसंट्रेट यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने इसमें डाइल्यूट यूज़ किया है तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर ब्रैकेट में, डाइल्यूट। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि हमको क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ से नहीं मिलती है केमिकल रिएक्शन से। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फेवरेबल कंडीशन ऑफ रिएक्शन सच एज प्रेशर, टेम्परेचर, कैटालिस्ट etc कैन नॉट बी ऑब्टेन। मीन्स आपको प्रेशर का पता नहीं लगेगा, टेम्परेचर का पता नहीं लगेगा, कैटालिस्ट का पता नहीं लगेगा। तो अब इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फेवरेबल कंडीशन जो भी हमको रिक्वायर्ड है वो हम जो
एरो होता है रिएक्शन में वहाँ पर लिख देते हैं, या तो उसके ऊपर लिखेंगे या फिर नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो जो भी रिक्वायर्ड फेवरेबल कंडीशन है वो अबव द एरो और बिलो द एरो रिप्रेजेंट की जाती है। किस तरीके से, जस्ट एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन रिएक्शन कर रहा हाइड्रोजन से, तो ये एरो है, इस एरो के ऊपर हमने सारी फेवरेबल कंडीशन लिख दी है। लाइक यहाँ पर टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है, 500 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या है, कैटालिस्ट, Fe कैटालिस्ट है, और मोलिब्डेनम क्या है, प्रमोटर। ये प्रमोटर का वर्क क्या है कि कैटालिस्ट को इंड्यूस करता है। और प्रेशर, जो रिक्वायर्ड प्रेशर है वो हमने यहाँ पर लिख दिया 200 atm। तो अब ये क्या बना रहे होंगे, अमोनिया गैस फॉर्म कर रहे होंगे, और यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। तो अब जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन थी वो हमने यहाँ पर अबव द एरो और बिलो द एरो लिख दी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं रिक्वायर्ड कंडीशन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। वी डू नॉट गेट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर द रिएक्शन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन अगर है तो हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे डबल हेडेड एरो से, और इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे सिंगल हेडेड एरो से, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये साइन यूज़ किया जाता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये वाला साइन यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि रिएक्शन रिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। वी डू नॉट गेट any information about the whether energy is released in the reaction or absorbed in the reaction। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करते हैं वो हम देखते हैं। तो हमको अगर पता है, जैसे अगर हीट एब्जॉर्ब हुई है केमिकल रिएक्शन में, मीन्स रिएक्शन कैसी हो गई, एंडोथर्मिक, और अगर हीट रिलीज हुई है तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, तो जस्ट थ्रू एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस साइन पुट कर देंगे प्रोडक्ट साइड में, और रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट साइड में माइनस साइन पुट कर देंगे। इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो आप यहाँ पर माइनस साइन पुट कर सकते हो रिएक्टेंट साइड में। रिएक्टेंट साइड की अगर मैं बात करूँगा तो माइनस एनर्जी हम लिख देंगे, और एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, प्लस एनर्जी रिएक्टेंट साइड में। अभी हमने बात की है प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल है N2+3S2, इससे क्या बन रहा है, अमोनिया। अब देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट साइड में प्लस ऐड कर दिया है, तो प्लस इतनी एनर्जी यहाँ से इस रिएक्शन से रिलीज हो रही है। नेक्स्ट हम एंडोथर्मिक का एग्जांपल देख रहे हैं। अब एंडोथर्मिक में क्या होगा, एनर्जी यूज़ होगी, तो ये इतनी एनर्जी यहाँ पर यूज़ हो रही है, तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, एंडोथर्मिक। नेक्स्ट हम देखते हैं, वी डू नॉट गेट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेसेसरी प्रिकॉशन टू बी टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं या क्या क्या प्रिकॉशंस हमको लेनी है। प्रिकॉशंस का मतलब सिंपल है, कोई जब प्रोडक्ट या रिएक्टेंट जो है वो हार्मफुल है या नहीं है तो वो आपको पहले से ही स्टडी कर लेना होता है, तो इसको हम किस तरीके से रेक्टिफाई करते हैं। फॉर दिस वी हैव टू स्टडी अबाउट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मीन्स उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों हमको स्टडी करनी होती है अच्छे से, कि वो हार्मफुल हैं या नहीं है, आइदर दे आर कोरोसिव, ठीक है, इस तरीके से। तो इसी को हम बोल रहे हैं नेसेसरी प्रिकॉशन, कि रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस हमको लेनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या लिमिटेशन है। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड सेंस ऑफ टाइमिंग, मतलब रिएक्शन कब कंप्लीट होगी और किस स्पीड से कंप्लीट होगी ये हमको पता नहीं लग पाता है। तो इसको हम किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको रेक्टिफाई करने के लिए, फॉर दिस वी यूज सुटेबल कैटलिस्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन में यूज़ हो रहा है और रिएक्शन की जो स्पीड है उसको अल्टर कर रहा है, चेंज कर रहा है। द सब्सटेंस विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कैटलिस्ट, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। अब कैटलिस्ट जो है इंक्रीज भी कर सकते हैं रिएक्शन की स्पीड को और डिक्रीज भी कर सकते हैं। मोस्टली कंडीशन में रिएक्शन की स्पीड को वो इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिटेशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन।